ये नामुमकिन है। पिछले 20 से 25 सालों में मेरा तुम्हारे तो छौडो किसी और के साथ संबंध नहीं रहा है। महारानी अमृता युग द्वारा अवीर को उसका और अपना बेटा बताने पर कहती है। ये सुन युग मुस्कुराते हुए कहता है, अवीर का जन्म आज से 100 साल पहले ही हो गया था। आज से 100 साल पहले हमारी धरती इस ब्रह्मांड के सबसे कमजोर ग्रहों में आती है। ऐसे ही बहुत से ग्रह हैं जिनमें लोग गॉड बनने के लिए अभ्यास करते हैं। इन सभी ग्रहों से ऊपर 2 ग्रह हैं जिनमें से एक ग्रह को असुर ग्रह और दूसरे ग्रह को स्वर्ग कहते हैं। इन दोनों ग्रहों में टकराव रहता है। इस समय असुर ग्रह का कोई महाराजा या महारानी नहीं है। असुर किसी को भी आसानी से अपना राजा स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ समय पहले असुर ग्रह का एक राजा हुआ करता था। उसकी शक्ति से असुर ग्रह के लोग ही नहीं, स्वर्ग ग्रह के लोग भी कांपते थे। पर वो उसे खतरा नहीं मानते थे, क्योंकि वो सिर्फ उसको ही नुकसान पहुंचाता जो असुरों या असुर लोक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। उस राजा का नाम एरिस था। वो अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए मृत्यु था। उसके शासन में असुर लोग खुशहाल था। सभी खुशी से मेहनत खेती कर जी रहे थे। लेकिन इस बार मॉनसून में वहां बारिश ही नहीं हुई और यह सिलसिला 3 सालों तक चलता रहा। लोग प्यास और भूखमरी से मारे जा रहे थे। एरिस ने सभी के लिए पानी और खाना उपलब्ध करवाया था, लेकिन वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था। एरिस और बाकी सभी इसी चिंता में थे। वो सभी सभा में बैठे इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे। सभा में एरिस के पिता और दादा भी मौजूद थे। सभी ने राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलवाया था। वो ज्योतिषी चलते हुए सभा में आता है। उसके साथ एक सैनिक भी था जो एरिस के आगे झुकते हुए कहता है, लॉर्ड एरिस, मैं ज्योतिषी को ले आया। वहीं वो ज्योतिषी भी झुकते हुए एरिस को सम्मान देता है। एरिस उसे एक सिंहासन की ओर इशारा करते हुए बैठने को कहता है। वो ज्योतिषी एरिस की बात मानते हुए सिंहासन पर बैठ एक पुस्तक निकाल उंगलियों पर कुछ गिनती करने लगता है। उसके बाद वो एक पौराणिक पुस्तक निकालता है और उसके पन्ने पलटते हुए एक पन्ने पर लिखे शब्द पढ़ने लगता है। कुछ देर पढ़ने के बाद वो सब कुछ रखते हुए कहता है, लॉर्ड एरिस, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि असुर लोक के महाराज की कोई पत्नी नहीं है और आपकी पत्नी बनने योग्य कोई स्त्री इस संपूर्ण असुर लोक में ही नहीं है। ये सुन सभी हैरान हो जाते हैं। सभी को उस ज्योतिषी की बातों पर यकीन था। आज तक उसकी कोई भी बात झूठी नहीं निकली थी। तभी एरिस उस ज्योतिषी को देखते हुए सवालिया लहजे में कहता है, क्या अर्थ है तुम्हारा और मैंने तुम्हें समस्या नहीं समाधान बताने के लिए बुलाया है? एरिस ने उस ज्योतिषी को घूरते हुए कहा। तभी वो ज्योतिषी घबराते हुए कहता है, लॉर्ड एरिस, ये एक तरह का श्राप ही है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये तब खुद ब खुद खत्म हो जाएगा जब असुर लोक के महाराजा का विवाह हो या फिर असुर लोक का कोई महाराज ही नहीं होगा। ये सुन वहां सन्नाटा पसर जाता है। उसके कहने का मतलब था कि या तो एरिस को विवाह करना होगा या सिंहासन का त्याग, और ये दोनों ही कार्य मुश्किल थे। असुरों में विवाह के लिए समान शक्ति की लड़की की आवश्यकता होती है, पर वहां कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी। और सिंहासन का त्याग तभी किया जा सकता है जब कोई उससे ज्यादा शक्तिशाली उसे पराजित करे या उसका बेटा हो जो खुद ही उस सिंहासन का उत्तराधिकारी बन जाता है। तभी वो सबको देख मुस्कुराते हुए कहता है, आप सब चिंता मत करें, अब कोई भी भूख और प्यास से नहीं मरेगा। ये बोल वो सबको सभा से जाने का आदेश दे देता है और देखते देख सभी वहां से चले जाते हैं। वहां पर सिर्फ एक ही लड़का मौजूद था जो उसकी ही उम्र का था। वो उसका वफादार सेनापति और बचपन का मित्र था। वो शक भरी नजरों से एरिस को देख रहा था। वो मन ही मन कह रहा था कि वो जो सोच रहा है वो सच ना हो। जैसे ही एरिस उसका नाम लेता है वो डर जाता है। वो नहीं सुनना चाहता था जो एरिस बोलने वाला था। तभी एरिस अपनी जगह से खड़ा होते हुए एक पत्थर की तलवार बुलाता है। वो तलवार काले रंग की थी जिसमें असुरों की भाषा में विनाशक लिखा हुआ था। ये उस तलवार का नाम था। असुर लोक में इसे सबसे शक्तिशाली तलवार मानते थे। एरिस उस तलवार को पकड़कर एक नजर देखते हुए अपने मित्र रेज की ओर बढ़ते हुए कहता है, रेज, तुम मेरे सबसे अच्छे साथ रहे हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। आज एक बार और दे दो। ये बोल एरिस अपनी तलवार उसके हाथ में पकड़ाकर
उसकी मुट्ठी अपने हाथों से बंद करते हुए कहता है, मार दो मुझे। ये सुनते ही वो हैरानी से एक कदम पीछे ले लेता है। उसका डर सच निकला था। एरिस की आवाज अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। तभी वो एरिस को देखते हुए कहता है, एरिस, तुम्हारे ये निर्णय मुझे मंजूर नहीं। और भी रास्ते हैं प्रजा की रक्षा करने के। उसके लिए अपनी बलि क्यों? नहीं एरिस, मुझ में इतनी शक्ति कहां जो तुम्हें मार सकूं। मेरे हाथ कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं चल सकते। ये सुन एरिस रेज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम अपने भाई की इतनी सी भी सहायता नहीं करोगे? मेरी बात समझो रेज, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और वैसे तुम अच्छे से जानते हो, मैं असुरों का महाराजा हूं और अमर भी। मेरे बलिदान के बाद सब ठीक हो जाएगा और मैं दोबारा से जन्म लूंगा। फिर से एक बार इस सिंहासन पर बैठूंगा, क्योंकि मेरे मारने के बाद यह सिंहासन खाली तो होगा, पर राजा में ही रहूंगा। इतना सुने पर भी वो एरिस की बात नहीं मानना चाहता था। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थीं। वो कांपते हाथों के साथ उस तलवार को पकड़ता है और एरिस की ओर तान देता है। जहां रेज की आंखें नम थीं, वहीं एरिस के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी रेज आंखें बंद करता है और कहता है, मुझे माफ करना। ये बोलते हुए वो एरिस की चौड़ी तलवार को उसके सीने के बीचों बीच से आर पार कर देता है। तुरंत जमीन पर खून पानी की तरह गिरने लगता है। उसके मुंह, नाक और जख्म हर जगह से खून निकल रहा था, पर चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। रेज की आंख अभी भी बंद थी, पर उसके चेहरे पर एरिस का दर्द नजर आ रहा था। जैसे वो आंखें खोलता है तो उसे वहां जमीन पर खून और हाथ में पकड़ी तलवार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। असुरों में जो अमर हो जाता है, या यूं कहे उच्च युद्ध मंडल पर पहुंच जाता है, मरने के बाद उसका शरीर भी उसके साथ जाता है और वो वही चेहरे, वही शरीर के साथ दोबारा जन्म लेता है। इसलिए एरिस वहां से गायब था। तभी धीरे धीरे वो तलवार भी गायब हो जाती है, क्योंकि उसे चलाने वाला और बुलाने वाला एरिस था। उसके सिवा उसे कोई उठा और चल नहीं सकता था। न जाने क्यों और कैसे, पर रेज उसे कई बार उठा और चला चुका था। उस तलवार ने एरिस को ही मास्टर माना था, जिस वजह से वो उसकी तलाश में निकल पड़ी थी। एरिस के मरते ही, जैसा ज्योतिषी ने कहा था, वहां बारिश शुरू हो जाती है। सभी बहुत खुश थे, पर तभी तक जब तक उनको उनके महाराज के बलिदान का पता नहीं चला था। कुछ सालों बाद असुरों के राजा का पुनर्जन्म धरती पर राक्षसी समुदाय के महान राजा रघुवीर आर्य के घर में होता है। रघुवीर राक्षस जाति से नहीं थे, परंतु उन्होंने राक्षस जाति की एक कन्या से विवाह किया था, जिसके बाद उन्हें संपूर्ण राक्षस जाति का राजा बना दिया गया था। उनके पूर्वजों का इस पूरी धरती पर राज हुआ करता था, पर धीरे धीरे वो सब उनसे छीन गया था। रघुवीर के पास एक छोटा सा राज्य था, जो उसे उसके पिता की मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ था। वो एक लौता था जो आर्य वंश का बचा था। रघुवीर इस समय हिमपुरी नामक एक राज्य में थे, जिसे आज के समय केंद्रीय सत्ता कहते हैं। उस समय संपूर्ण लक्षद्वीप पर 3 राजा राज करते थे, जिनमें से रघुवीर और हिमपुरी के राजा अच्छे मित्र थे। दोनों महल के बाहर चिंता के मारे टहल रहे थे, क्योंकि आज के दिन वो दोनों ही पिता बनने वाले थे। वो टहल ही रहे थे कि तभी एक दासी आते हुए झुककर कहती है, मुबारक हो, आर्य नरेश रानी जी ने एक खूबसूरत से राजकुमार को जन्म दिया है। ये सुन हिम्मपुरी के राजा भावेश राव रघुवीर के गले लगते हुए उसकी पीठ थपथपाकर कहते हैं, मुबारक हो मेरे भाई, तुम बाप बन गए। ये सुन रघुवीर भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें भी मुबारक हो भाई, तुम चाचा बन गए। कुछ देर में वहां एक दूसरी दासी भागते हुए आती है। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ देखी जा सकती थी। उसे ऐसा डरा हुआ देख रघुवीर और भावेश राव भी चिंतित हो जाते हैं। क्यों डरी हुई है वो दासी? क्या हुआ ऐसा? अंदर क्या भावेश राव की संतान होगी? सुरक्षित जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।